साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती अध्ययन मंत्र पर आप सभी साथियों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। साथियों आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम हिंदी विषय से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और ये प्रश्न जो हिंदी विषय से जो संबंधित हैं वे सभी हिंदी विषय के जो विशेषज्ञ हैं हमारे उनके द्वारा बहुत मेहनत करके बनाए गए हैं। प्रश्नों का जो लेवल है वो भी उच्च स्तर का लेवल है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अंत तक इस वीडियो से जुड़े रहेंगे। और अंत में आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताना कि आपका स्कोर कितना क्या रहा। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो साथियों ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्नों का यदि स्तर आप देखेंगे तो बिल्कुल हूबहू आपको परीक्षा में जैसा प्रश्न पत्र आता है वैसे उसी से मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का जो प्रश्न पत्र है हमारा हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर सेकंड है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला हमारा प्रश्न है साथियों, उस शब्द की पहचान कीजिए जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। हमारे सामने प्रश्न है, 4 हमारे सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें ऐसे शब्द की पहचान करनी है जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, ऐसे शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी है बीमारियां, ऑप्शन नंबर सी है दुर्गुणों, ऑप्शन नंबर डी है माहौल। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर से, दुर्गुणों में दुर उपसर्ग है। ठीक है साथियों, दुर उपसर्ग है, गुण मूल शब्द है और ओ प्रत्यय मिल करके क्या बना है, दुर्गुणों। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वह शब्द बताइए जिसमें संधि और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है। अपने को ऐसे शब्द की पहचान करनी है जिसमें संधि और उपसर्ग दोनों का प्रयोग हुआ है, ऐसे शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा संबंध, ऑप्शन नंबर बी है आचरण, ऑप्शन नंबर स है सभ्य और ऑप्शन नंबर द है परिवारों। साथ ही सबसे पहले तो हमें ध्यान देना है, उपसर्ग किसी मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं, मूल शब्द से पहले जुड़ते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों ये होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा संबंध। संबंध की हम बात करें तो सम उपसर्ग है और मूल शब्द है इसमें बंध। ठीक है, संबंध में जो संधि हुई है वो हुई है व्यंजन संधि। तो जो राइट आंसर था हमारा, संधि तो है इसमें व्यंजन, उपसर्ग है इसमें सम। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, गौरव शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। गौरव जो शब्द है हमारा उसका सही संधि विच्छेद पूछा गया है हमारे से। ऑप्शन नंबर ए है गो प्लस औरव, ऑप्शन नंबर ब है गौ प्लस रव, ऑप्शन नंबर स है गुरु प्लस ए और ऑप्शन नंबर द है गुरु प्लस व। बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों। प्रत्यय की दृष्टि से देखा जाए तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है, क्योंकि गौरव शब्द जो है गुरु प्लस ए प्रत्यय से मिलकर के बनता है जो होता है गौरव। ऐसे ही यदि हम बात करें मानव शब्द की, मानव शब्द में भी यदि बात करें साथियों तो मनु मूल धातु है और ए प्रत्यय से मिलकर के क्या बनता है, मानव। यहाँ होता है ए प्रत्यय, यहाँ होता है ए प्रत्यय और यहाँ भी है ए प्रत्यय। ठीक है, तो मानव और गौरव दोनों एक ही प्रत्यय से ए प्रत्यय से मिलकर के बने हुए शब्द हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, असंगत विलोम युग्म को छांटिए। असंगत विलोम युग्म को हमें छांटना है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है प्राचीन, प्राचीन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अर्वाचीन। ऑप्शन नंबर ब है सगुण का निर्गुण, ऑप्शन नंबर से है त्रासदी का कामदी और ऑप्शन नंबर द गुरु का बड़ा। तो साथियों यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि असंगत हमारे से पूछा गया है और यहाँ असंगत कौन सा है, ऑप्शन नंबर द, क्योंकि गुरु का जो विलोम होता है वो होता है लघु। ठीक है साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके लिए। अब आप इनको याद कर सकते हैं कि प्राचीन का अर्वाचीन होता है, सगुण का निर्गुण होता है, त्रासदी का कामदी विलोम शब्द होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है,
निम्नलिखित में से बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। बुद्धि का पर्यायवाची के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बुद्धि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है मेघा, ऑप्शन नंबर बी है प्रज्ञा, ऑप्शन नंबर सी है विवेक और ऑप्शन नंबर डी है ईशु। तो साथियों यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर द ईशु, क्योंकि बुद्धि के ये सभी पर्यायवाची होते हैं। मेघा, प्रज्ञा, विवेक, साथ में धी भी होता है, अक्ल भी हम कहते हैं इसको पर्यायवाची, अक्ल भी होता है, मनीषा भी होता है बुद्धि का पर्यायवाची, और एक लास्ट होता है वो होता है मति। तो ये साथियों ये सभी बुद्धि का पर्यायवाची हैं। लेकिन जो ईशु शब्द है वो ईशु किसका पर्यायवाची है? तो ईशु जो शब्द है वो है बाण का पर्यायवाची। अब यदि ईशु के साथ में यदि अब अन्य भी बाण के पर्यायवाची यदि हम देखने चाहें तो देखें यहाँ कि एक तो होता है ईशु हो गया, एक हो गया नाराज, एक हम कह सकते हैं इसको सर, एक कह सकते हैं विशिख, बहुत ही मोस्ट ये है पर्यायवाची इसका विशिख, और एक कह सकते हैं इसको आशुग। ठीक है साथियों, तो साथ ही साथ मैं बाण के भी प्रत्यय जो पर्यायवाची शब्द थे आपको बता चुका हूँ। ये जो इसका जो राइट आंसर था वो था ईशु। इसमें नहीं पूछा गया था कि बुद्धि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो बाकी जो 3 ऑप्शन थे वो बुद्धि के पर्यायवाची थे, और चौथा जो ऑप्शन था ईशु वो था बाण का पर्यायवाची। साथ में हमने बाण के पर्यायवाची के बारे में देखा, नाराज, सर, विशिख और आशुक और ईशु ये सभी बाण के पर्यायवाची होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द स्त्रीलिंग हैं? हमें विकल्प की पहचान करनी है जिसमें सभी शब्द स्त्रीलिंग हो। ऑप्शन नंबर ए है विस्तार, संसार, कल्पना। ऑप्शन नंबर ब है समस्या, गंभीरता, हालात। ऑप्शन नंबर सी है पानी, दूध, शर्करा। ऑप्शन नंबर ड है उल्लास, भीख और काली मिर्च। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ब, समस्या, गंभीरता और हालात ये सभी क्या हैं? स्त्रीलिंगवाची शब्द हैं। ठीक है साथियों, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण है? इसमें हमें कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं पूछा गया है, यानी कि हमें ऐसे ऑप्शन का चयन करना है जिसमें कर्मधारय समास नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा हीन विचार, ऑप्शन नंबर ब है दीर्घ आयु, ऑप्शन नंबर स है अंधविश्वास और ऑप्शन नंबर द है अंध विद्यालय। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका अंध विद्यालय, क्योंकि हीन विचार की यदि हम बात करते हैं तो इसका जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है हीन है जो विचार, हीन है जो विचार। तो है जो पहचान चिन्ह है वो कर्मधारय समास की है। दीर्घायु की बात करें तो दीर्घ है जो आयु, दीर्घ है जो आयु, तो इसका हो गया दीर्घायु। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट यदि तीसरा ऑप्शन अंधविश्वास, तो अंधविश्वास का भी हम समासिक विग्रह क्या करेंगे? अंधा है जो विश्वास, अंधा है जो विश्वास। तो ये तीनों हीन विचार, दीर्घायु और अंधविश्वास ये तीनों कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, जबकि अंधविश्वास है ये अंधविश्वास हमारे तत्पुरुष समास का उदाहरण है। इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा? इसका होगा अंधों के लिए विद्यालय, यानी कि अंध जो लोग होते हैं या अंधे जो जन होते हैं उनके लिए विद्यालय। तो इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। निम्न में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है? यानी कि हमें वाक्यों के बारे में पहचान करनी है। पिछले वीडियो में जब हिंदी का वीडियो आया था हमने वाक्यों के बारे में चर्चा की थी कि रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर हमने वाक्यों के प्रकार बताए थे। तो हम संयुक्त वाक्य की यहाँ बात कर रहे हैं, इसमें हमें संयुक्त वाक्य की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए है पुलिस ने उस लड़के को पकड़ लिया जिसने चोरी की थी। ऑप्शन नंबर ब है यह वही मकान है जिसमें मैं रहता था। ऑप्शन नंबर स है बच्चे को उसकी पुस्तकें लौटा दो। और ऑप्शन नंबर द है लड़का आया परंतु वह रुका नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर द, क्योंकि संयुक्त वाक्य की यदि पहचान के लिए हम यदि पहचान चिन्ह को देखें तो इसमें देखो लेकिन, किंतु, परंतु आदि शब्द आते हैं, तो इनसे हम सीधी संयुक्त वाक्य की पहचान कर सकते हैं कि लड़का आया परंतु वह रुका नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों कि द्विज शब्द का सही अर्थ समूह है। हमारे सामने एक शब्द दिया हुआ है द्विज, और द्विज शब्द का अर्थ क्या क्या होता है, हम द्विज शब्द को किस किस रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं, उसका सही अर्थ समूह हमें छांटना है यहाँ। ऑप्शन नंबर ए की बात करें पक्षी, दांत, चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बे की बात करें ब्राह्मण, सूर्य, स्त्री। ऑप्शन नंबर सी की बात करें पक्षी, पृथ्वी, सारंग। और ऑप्शन नंबर ड की बात करें ब्राह्मण, कमल, देवता। तो साथियों यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि द्विज जो शब्द का सही अर्थ होता है वो पक्षी के लिए भी करते हैं हम, दांत के लिए भी करते हैं, चंद्रमा के लिए भी करते हैं। अब हमें सही अर्थ समूह पूछा गया था। आगे बात करूं तो ब्राह्मण के लिए भी हम द्विज शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो होगा प्रश्न नंबर 10। निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है, यानी कि हमें अव्यय के बारे में पूछा गया है, अव्यय में समुच्चय बोधक अव्यय का है या नहीं है, तो हमें नहीं है के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले हम साथियों बात करें कि समुच्चय बोधक जो अव्यय होते हैं वो स्वयं दो प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है संयोजक और दूसरा होता है विभाजक। ठीक है, एक जोड़ने का काम करता है, एक विभाजन करने का काम करता है एक प्रकार। तो अब इन दोनों प्रकारों में भी यदि हम देखते हैं तो जो संयोजक जो अव्यय होते हैं, समुच्चय बोधक संयोजक अव्यय होते हैं, जो जिन संयोजक जो होते हैं उनमें हम बात करें कि उनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं और, तथा, क्योंकि ये सभी क्या करते हैं वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। एवं, तो, फिर, यथा, यदि, पुनः, इसलिए आदि शब्द इसमें आते हैं संयोजक। यदि हम बात करें विभाजक की, यदि बात किसकी करें हम विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं हमारे, तो एक आता है किंतु, एक आता है परंतु, एक आता है लेकिन, एक आता है पर, वरना, बल्कि आदि शब्द विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें समुच्चय बोधक अव्यय का जो शब्द नहीं है या उदाहरण नहीं है वो पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए की बात करें परंतु, ऑप्शन नंबर बे की बात करें इसलिए, ऑप्शन नंबर सी की बात करें एवं, ऑप्शन नंबर द है सामने। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा ऑप्शन नंबर द सामने, क्योंकि परंतु हमने पढ़ा ये आता है विभाजक समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत, इसलिए और एवं ये दोनों आते हैं संयोजक समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर द। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, निम्न में से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। हमें ऐसे वाक्य की पहचान करनी है जिसमें पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। क्रिया की यदि हम बात करें तो साथियों पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि रचना के आधार पर कितने होते हैं, क्रिया के प्रकार अर्थ के आधार पर कितने होते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर ए है अर्जुन पुस्तक पढ़ रहा है, ब है मालिक ने चौकीदार से दरवाज़ा खुलवाया। ऑप्शन नंबर सी है किशन खेल कर थक गया, और ऑप्शन नंबर द है उसने यह कार्य मित्र से करवाया। तो जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है पूर्वकालिक क्रिया से संबंधित, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, किशन खेल कर थक गया। अब देखो पूर्वकालिक यदि क्रिया की बात करें तो इसमें हम पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की थी कि यहाँ यदि हम वाक्य की पहचान करें तो कर या पर आदि शब्दों से भी हम पहचान कर सकते हैं। ठीक है साथियों, ध्यान रखना आप इस बात को। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, विशेषण संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न आपकी रीट एग्जाम में भी आएंगे, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर ए है धोखा, ऑप्शन नंबर बे अनेक, ऑप्शन नंबर सी प्रथम, और ऑप्शन नंबर द है अच्छा। तो इसका जो साथियों राइट आंसर होगा वो होगा धोखा, क्योंकि धोखा जो है विशेषण शब्द नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। हमें 4 वाक्य दिए हुए हैं, उसमें शुद्ध जो वाक्य है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर ए में हमारे सामने दे रखा है राम ने रावण की हत्या की, राम ने रावण की हत्या की। ऑप्शन नंबर बे है
इस पाठ को पढ़ो। ऑप्शन नंबर स है अपन ठीक रास्ते पर हैं। और ऑप्शन नंबर द है जगत में मानव सबसे सुंदरतम है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ब। इस पाठ को पढ़ो, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। बाकी यदि इन जो हमारे ऑप्शन में जो हमारे सामने वाक्य दिए हुए हैं उनके भी यदि शुद्ध रूप की हम बात करें तो जो पहला जो ऑप्शन है वो होगा राम ने रावण का वध किया। राम ने रावण का वध किया, तो ये शुद्ध वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर स की बात करें अपन ठीक रास्ते पर हैं, तो इसमें जो अपन शब्द है वो हट जाएगा। अपन की जगह क्या आ जाएगा, हम ठीक रास्ते पर हैं। या ठीक नहीं भी लिखो आप, ठीक की जगह हम सही भी कर सकते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं, तो ये इस वाक्य का शुद्ध रूप होगा। ऑप्शन नंबर द की बात करें जगत में मानव सबसे सुंदरतम है, तो इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो बनेगा, इसमें हम सबसे जो शब्द है वो हटा देंगे, क्योंकि जहाँ सुंदरतम आ गया, सुंदरतम का अर्थ ये है कि सबसे सुंदर, तो इसमें हम सबसे लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका जो शुद्ध रूप बनेगा वो है मानव, जगत में मानव सुंदरतम है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है। कलई खुलना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है कपड़े की सिलाई खुल जाना। ऑप्शन नंबर ब है कली खिल जाना। ऑप्शन नंबर सी है हाथ की कलई टूट जाना। और ऑप्शन नंबर द है रहस्य प्रकट हो जाना। तो साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा लेवल से है, तो इसका जो राइट आंसर है साथियों वो होगा रहस्य प्रकट हो जाना। आप ये मत समझना कि कलई खुलना का मतलब हाथ की कलई टूट गई। कलई खुलने का अर्थ ये होता है कि रहस्य प्रकट हो जाना, कोई जो गुप्त जो बातें हैं वो प्रकट हो जाना अचानक तरीके से। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों किस वाक्य में हेतु मद भूतकाल का प्रयोग हुआ है। काल से संबंधित प्रश्न है और ऐसे ही प्रश्न आपको परीक्षा का जो पत्र आएगा, पेपर आएगा, उसमें भी देखने को मिलेंगे आपको। ऑप्शन नंबर ए है गुरुजी आएंगे तो अध्यापन होगा। ऑप्शन नंबर ब है उसने खाना खाया और चल पड़ा। ऑप्शन नंबर स है अब तक बस जा चुकी होगी। अब तक बस जा चुकी होगी। ऑप्शन नंबर द है सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती। साथियों देखो हेतु मद भूतकाल की यदि हम बात करें तो इसमें दो क्रियाएं होती हैं। कितनी क्रियाएं होती हैं, दो क्रियाएं होती हैं। और क्रिया का वह रूप जिसमें भूतकाल में होने वाली क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर होने पर अवलंबित हो, उसे क्या कहते हैं हम हेतु मद भूतकाल कहते हैं। और देखो इसमें जो दो प्रकार की दो क्रियाएं होना आवश्यक होता है। इसमें हेतु मद में भूतकाल का जो बात कर रहे हैं हम, इसमें दो क्रियाएं होना आवश्यक है, यानी कि नेसेसरी है कि इसमें दो क्रियाएं होंगी। और इन क्रियाओं के साथ में एक चीज़ और है कि इन क्रियाओं के साथ में ता, ते, ती आदि शब्द हमें जुड़े हुए मिलेंगे। जैसे यदि सावधानी बरतते, इसका देखो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर द, सावधानी बरतते तो दुर्घटना नहीं होती। तो ता और ते यहाँ मिलते, जैसे पढ़ता, यदि मैं पढ़ता तो पास हो जाता। यदि बारिश बरसती तो पानी हो जाता। तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो किस में होंगे, हेतु मद भूतकाल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों राजस्थानी भाषा के शब्द बधिक। बहुत अच्छा प्रश्न है। रीट परीक्षा में अभी जो नया टॉपिक जोड़ा है राजस्थानी भाषा के शब्द, उसमें राजस्थानी भाषा से संबंधित जो शब्दावली है वो पूछी जाएगी आपसे। तो इसमें प्रश्न पूछा गया है बधिक शब्द का सही अर्थ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है बंधा हुआ। ऑप्शन नंबर ब है भूलना। ऑप्शन नंबर स है ज़्यादा। और ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा बधिक का जो सही अर्थ होता है वो होता है ज़्यादा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा। इसी को हम दूसरी राजस्थानी भाषा में बेसी भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, बेसी यानी भी ज़्यादा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। पिछले वीडियो में हमने तत्सम शब्दों के बारे में बात की थी कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो जैसे हिंदी भाषा में परिवर्तित हो जाते हैं, उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। और तत्सम का जो देसी शब्द है, देसी जो रूपांतरण है वो क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। तो इसमें से हमें तद्भव शब्द नहीं है कि पहचान करनी है।
ऑप्शन नंबर ए है दूध, ऑप्शन नंबर ब है नखत, ऑप्शन नंबर स है मशक और ऑप्शन नंबर द है चोंच। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर स मशक, क्योंकि मशक जो है वो है तत्सम शब्द। कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द। तो मशक शब्द का जो तद्भव होता है वो क्या होता है? मत्स्य शब्द का होता है मच्छर। मशक शब्द का तद्भव जो शब्द होता है वो क्या होता है? मच्छर। अब बात करते हैं दूध। दूध का जो तद्भव दूध खुद है, तो इसका तत्सम क्या बनेगा? तो इसका बनेगा दुग्ध। ऑप्शन नंबर ब की बात करते हैं नखत। नखत का जो तत्सम शब्द बनेगा वो बनेगा नक्षत्र। नखत का क्या बनेगा? नक्षत्र। और ऑप्शन नंबर द है चोंच। चोंच का जो तत्सम शब्द बनेगा वो बनेगा चंचू। ठीक है साथियों, साथ में आप ये भी ध्यान रखते हुए चलें। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की समस्या है। एक समावेशी जो कक्षा होती है जिसमें सभी प्रकार की क्रियाएं जो शामिल होती हैं, उस सभी प्रकार के बालकों का समावेश होता है। उस समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण की क्या समस्या हो सकती है, उसकी पहचान करनी है हमें। ऑप्शन नंबर ए है उपर्युक्त भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना। ऑप्शन नंबर ब है उपर्युक्त पाठ्य सामग्री का अभाव। ऑप्शन नंबर स है विद्यार्थियों की योग्यताओं में भिन्नता होना। और ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों में असमान रुचि का होना। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कि एक समावेशी कक्षा में भाषा परिवेश का निर्माण न हो पाना, ये उस भाषा शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्न में प्रारंभिक स्तर की रचना का पाठ्यक्रम है, यानी कि प्रारंभिक स्तर का जो पाठ्यक्रम है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है पुस्तक के किसी अंश की अनुलिपि कराना। ऑप्शन नंबर बी है शब्दों पर आधारित छोटे छोटे वाक्य लिखवाना। ऑप्शन नंबर सी है दैनिक जीवन में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को लिखवाना। और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, यानी कि ये सभी विशेषताएं प्रारंभिक स्तर के रचना का पाठ्यक्रम है की विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण की जो विधियां होती हैं उनमें से नहीं है कि पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है देखो और कहो विधि। ऑप्शन नंबर बी है अक्षरबोध विधि। ऑप्शन नंबर सी है ध्वनि साम्य विधि। और ऑप्शन नंबर डी है आगमन विधि। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आगमन विधि, क्योंकि आगमन विधि किसकी है? व्याकरण प्रणाली की, व्याकरण शिक्षा की प्रणाली है। किसकी प्रणाली है? व्याकरण शिक्षा की प्रणाली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, श्रम क्रम भ्रम शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा स्तर का प्रश्न है साथियों, ध्यान देंगे इसमें कि श्रम क्रम और भ्रम, ऐसे यदि हमें शब्द किसी बालक को सिखाने हैं तो हमें किस विधि का अनुकरण करना पड़ेगा, यानी कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है देखो और कहो विधि। ऑप्शन नंबर बी है ध्वनि साम्य विधि। और ऑप्शन नंबर सी है अक्षर बोध विधि। ऑप्शन नंबर डी है संगीत विधि। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि साम्य विधि, यानी कि ऐसी ही ध्वनियाँ हमें बार बार बोल करके, यानी कि इनके जो जैसी विधि, यानी साम्य यानी कि जैसी ध्वनियाँ ये हैं उनके समान जो अन्य ध्वनि वाली जो श्रम है जो पद हैं उनको बोल करके हम इन पदों को सिखा सकते हैं, इन शब्दों को सिखा सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों, वाचन दोषों को दूर करने की विधि नहीं है, यानी कि वाचन संबंधी जो दोष हैं उनको दूर करने की विधि नहीं है, पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है आवृत्ति पुनरावृत्ति विधि। ऑप्शन नंबर बी है स्थान परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी है अस्पष्टता निवारण। और ऑप्शन नंबर डी है अशुद्ध उच्चारण करना। तो देखो साथियों, स्थान परिवर्तन, अस्पष्टता का निवारण और अशुद्ध उच्चारण करना, ये सभी वाचन दोषों को दूर करने की विधियां हैं, लेकिन आवृत्ति और पुनरावृत्ति विधि वाचन दोषों को दूर करने की विधि नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है मौन पठन प्रकार है, यानी कि जो मौन पठन है हमारा वो कैसा प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ए है द्रुत पठन, ऑप्शन नंबर बी है आदर्श वाचन, ऑप्शन नंबर सी है अनुकरण वाचन, ऑप्शन नंबर डी है सस्वर वाचन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए द्रुत पठन। मौन पठन का प्रकार कौन सा है? द्रुत पठन। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा हिंदी शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु उपयुक्त सामग्री है। हिंदी शिक्षण को यदि हमें प्रभावशाली बनाना है तो इनमें से कौन सी प्रभावशाली सामग्री होगी? विद्यालय का मैदान, ऑप्शन नंबर सी विद्यालय की इमारत, बी ऑप्शन नंबर डी श्यामपट्ट और ऑप्शन नंबर डी यह सभी। तो साथियों यदि हिंदी शिक्षण को यदि हमें प्रभावशाली बनाना है तो उसके लिए यदि हमें किसी भी प्रभावशाली सामग्री की आवश्यकता होगी तो वो है सिर्फ श्यामपट्ट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है साथियों गद्य साहित्य का क्षेत्र है। गद्य साहित्य का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए है व्यापक, ऑप्शन नंबर बी है संकुचित, ऑप्शन नंबर सी है दोनों और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो साथियों गद्य साहित्य का जो क्षेत्र है वो ऑप्शन नंबर ए है व्यापक। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए व्यापक। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न में हमारे सामने है एनसीएफ ने जोर दिया है। एनसीएफ ने किस पर बल दिया है? ऑप्शन नंबर ए है सैद्धांतिक शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर बी है व्यावसायिक शिक्षा पर, ऑप्शन नंबर सी है क्रिया आधारित शिक्षा पर और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी पर। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्रिया आधारित शिक्षा पर, क्योंकि एनसीएफ ने यदि किसी भी विषय वस्तु पर बल दिया है तो वो क्रिया पर दिया है, क्योंकि बालक उस एनसीएफ कहता है कि बालक को करके सीखने दो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है निम्न में से व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य है, यानी कि व्याकरण शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है ज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है कौशल, ऑप्शन नंबर डी है ज्ञान प्रयोग और ऑप्शन नंबर डी है यह सभी। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि व्याकरण शिक्षण का जो उद्देश्य है ज्ञान भी होता है, कौशल और ज्ञान का प्रयोग करना भी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी यह सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है अर्थ कथन विधि का विकसित रूप है। अर्थ कथन जो विधि है उसका जो वर्तमान में जो विकसित रूप है वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है अर्थबोध विधि, ऑप्शन नंबर बी है व्याख्या विधि, ऑप्शन नंबर सी है प्रश्न उत्तर विधि और ऑप्शन नंबर डी है समीक्षा विधि। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कि अर्थ कथन विधि का जो अभी विकसित या विस्तृत जो रूप है वो है व्याख्या विधि। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बालक में मनन शक्ति का मुख्य आधार क्या है? यानी कि बालक जो मनन चिंतन करता है उस मनन शक्ति का, उस चिंतन शक्ति का जो मुख्य आधार है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए है लिखना, ऑप्शन नंबर बी है बोलना, ऑप्शन नंबर सी है सुनना और ऑप्शन नंबर डी है भाषा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मनन शक्ति का जो मुख्य आधार है वो भाषा है, भाषा के बिना मनन शक्ति नहीं संभव। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है साथियों। इस प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला है इसमें हमें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो समावेश है आपके सामने ला रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस प्रश्नोत्तरी की जो श्रृंखला है इसको पूर्ण रूप से देखें, पूर्ण मनोयोग से देखें। परीक्षा में वास्तविक रूप में यदि कहा जाए तो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगी ये। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है हमारा काव्य के रूपों के अनुसार गद्य एवं पद्य दोनों किस प्रकार के काव्य के अंतर्गत आते हैं? गद्य और पद्य दोनों काव्यों को पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है श्रव्य, ऑप्शन नंबर बी है दृश्य, ऑप्शन नंबर सी है श्रव्य दृश्य और ऑप्शन नंबर डी है दृश्य और श्रव्य। तो साथियों काव्य की यदि बात की जाए तो गद्य और पद्य दोनों ही श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? श्रव्य के, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों को हम क्या करते हैं? सुन के ही अनुभूत करते हैं। ठीक है,
तो आज की हमारी जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थी वो साथियों इसी प्रश्न के साथ समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको प्रश्नोत्तरी में जो आए हुए जितने भी प्रश्न हैं आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो आप इनका बार बार अध्ययन कीजिए। और इससे पहले भी हमने 4 वीडियो और भी आपके लिए बनाए हैं। उसमें हिंदी भाषा से संबंधित एक वीडियो भी है, संस्कृत से संबंधित है, और मनोविज्ञान से संबंधित भी 2 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की जो आपके वीडियो हैं उसकी जो लिंक्स है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो उनको भी आप देखें। धन्यवाद।